बना दिया। उन्नति, तुझे जब इतनी नफरत है हम लोगों से तो खुद के घर क्यों नहीं चली जाती? मैं क्यों जाऊं? आप लोग की मुझे इस घर की बहू बनाना चाहते थे ना, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। अब अच्छी तरह से जानते थे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर फिर भी, और अब कहते कि मैं चली जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आप सबके साथ। अरे समझाओ इसे। आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है तू? पर कुछ गलत भी तो नहीं कह रही मैं। वो मार्केट गया था तो सोचा आपके लिए थोड़े सेब ले लूं। पसंद है ना आपको? क्या हुआ? कोई नई बात हुई? वो एक्चुअली उन्नति, वो फ्रूट्स फ्रिज में रख देना। जब तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम मुझे गलत करने को बोल रही हो और मैं गलत नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कुछ गलत करने के लिए नहीं कहा है। मेरी टीना को केक बहुत पसंद है ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए। वो लोग उसे बहुत मार रहे हैं। सर आप आके उसे बचा लीजिए प्लीज। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। अपना नाम बताइए पहले। सर मैं उन्नति। कौन किसे मार रहा है? मेरी जेठानी मेघा को बहुत मार रहे हैं। आप उसे बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी सर। अच्छा ठीक है, आप पहले हमें एड्रेस बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक है, हम पहुँच रहे हैं। हाँ जी, आपने फोन किया था? यस सर, चलिए आप। जैसे पता चला मैंने आपको कॉल किया तो उन्होंने मारना बंद कर दिया। चलिए। अरे आप लोग? हमें खबर मिली है कि आप लोग अपने बहू मेघा के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरी बहू है, आप पूछ लीजिए। खुद ही सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ ये सही बोल रहे। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया। यहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा। अगर आपको सच जानना है ना, वो विष्णु की बहन से पूछिए। वो यही रहती है उनके घर में ऊपर वाले माले पे। ठीक। सर मैं घर में नहीं थी इसलिए कुछ कह नहीं सकती। और तुम? सर कॉलेज के बाद मेरी क्लासेस होती हैं तो कॉलेज और क्लासेस दोनों खत्म करके अभी जस्ट घर आया हूँ मैं। एक दिन अचानक महाराष्ट्र के नासिक जिले की पुलिस को एक फोन आता है जहां उन्नति अपनी जेठानी के साथ हो रही घरेलू हिंसा के बारे में उन्हें बताती है। लेकिन जब पुलिस उन्नति की जेठानी मेघा से पूछताछ करने पहुंचती है तो मेघा इस बात से साफ इनकार करती है। क्या सच में मेघा का पति विवेक और उसके घर वाले मेघा के साथ मारपीट कर रहे थे? और अगर ऐसा था तो फिर पुलिस के सामने झूठ बोलकर मेघा ने अपने ससुराल वालों को क्यों बचाया? क्या उन्नति किसी खास वजह से मेघा के साथ हो रही घरेलू हिंसा की झूठी कहानियां बना रही थी? आखिर क्या था इस पूरे मामले के पीछे का सच और कौन बोल रहा था झूठ? ठीक है, हम कुछ करते हैं। सर फिर से उस उन्नति का कॉल है। कह रही हैं कि वो लोग फिर से आज मेघा के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस? जी सर। चलो देखते हैं। सर
आज क्या हुआ? दीदी कब तक सहती रहोगी आप? अरे अब तो कुछ बोल दो, सच बताओ इनको आप। सर वो मास्क पहने चोर आ गया था घर में, मुझे पता ही नहीं चला उसने कब मुझ पर हमला किया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। दीदी क्यों झूठ बोल रही हो आप? क्यों इन सबको बचाना चाहते हो? क्या मिलेगा आपको इससे? सर मैं आपको सच बताती हूँ, ये झूठ बोल रही है। इनके हस्बैंड ने किया ये सब। क्या? वरना आप खुद बताइए, अगर कोई चोर आता तो कोई चोरी क्यों नहीं हुई घर में? अरे हमें क्या पता सर, मुझे लगता है वो डर गया होगा, इसलिए हमला करने के बाद भाग गया। हाँ सर, पक्का वो चोर ही था। भला घर वाले ऐसा क्यों करेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों बचा रही इन लोगों को? बस बंद करो अपनी बकवास, ये सब हमें फंसाने के लिए कर रही हो ना तुम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब फंसाने के लिए कर रही है? इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। जब से घर में आई है तब से ऐसे ही तमाशे करती रहती। मैं तो खुद इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, हम सबको सताने के लिए। तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, अभी तक तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर तुमने सच नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे चिट विवेक ने किया ये सब, वहाँ कोई चोर नहीं था। विष्णु जी ने कंप्लेंट की थी कि आप इस शादी के खिलाफ थी, क्या ये सच है? सर मेरी शादी अभी 3 महीने पहले हुई है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। नॉर्मल अरेंज मैरिज थी जो सबकी होती है। शादी के बाद से मैंने देखा है अपनी जेठानी पर जुल्म होते हुए उसी घर में, इसलिए मैंने कंप्लेन की। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जेठानी मेघा इस बात से इनकार क्यों कर रही है? देखो उन्नति, झूठी कंप्लेंट करने के केस में मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। सर मैं कोई झूठ नहीं कह रही, वहाँ कोई चोर वोर नहीं था। ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। मेरी जेठानी को लोग मारते पीटते जुल्म करते, वो कुछ नहीं कहती, बट मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, जाइए, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ उन्नति के दिमाग का खेल है? असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है कि उन्नति सच बोल रही है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही है, कामड़े इस उन्नति की कुंडली निकालो। यस सर। क्या एक बहू इस हद तक जा सकती है कि वो अपने ही घर वालों के खिलाफ झूठा केस करे? क्या उन्नति अपने ससुराल वालों से बदला ले रही थी या फिर वो सच कह रही थी? ऐसे कई सवाल थे पुलिस के सामने और पुलिस इस केस को लेकर काफी सचेत थी, क्योंकि ये केस जितना आसान दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। सर, उन्नति का एक बॉयफ्रेंड था, वो बहुत पहले की बात है, मगर उन्नति ने कहा था कि ये सब भूल के इस शादी को वो बखूबी निभाएगी। सर उन्नति का अफेयर अजीज नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती दीप के साथ करवा दी। मुझे तो डाउट है कि वो आज भी अजीज के साथ टच में है। उन्नति ने हमसे झूठ बोला, इसका मतलब यह है कि बाकी की सारी बातें में उसने झूठ ही बोली होगी, और वो अगर अभी भी अजीज के कांटेक्ट में, तो हो सकता है कि ये दोनों का प्लान हो। घर में घुसा हुआ चोर अजीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों ये सब कुछ सिर्फ इस फैमिली को फंसाने के लिए कर रहे हैं। अजीज और उन्नति दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो, और ये मेघा, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है पता करो वो महज इत्तेफाक है या वाकई वो किसी प्रॉब्लम में है। ओके सर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये उन्नति तुम्हारी पसंद की लड़की थी ना, तुम ही लेकर आई थी ना इसे। तो मुझे थोड़ी ना पता था कि इतनी तेज निकलेगी। देखने में सुंदर थी, अच्छी होगी, सोचा दीप की जिंदगी संवर जाएगी। क्या जरूरत है सोचने की? जो काम नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी वजह से फंस गए हम लोग, और ये लड़की बर्बाद करके मानेगी हमें। उन्नति सुनो ना, कितने दिन ऐसे चलेगा? अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्नति सुनो ना, मैं क्या बोलूं? दीप प्लीज हटो। क्या तुम अजीज को भूल नहीं सकती क्या? क्या तुम अब भी उसके टच में हो? ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अपने घर की गंदगी हमारे घर में डाल दी। सुनिए, जो आपकी लड़की है ना, अब भी अजीज से मिलती है। अब नहीं हो पाएगा हमसे। अपनी लड़की अपने घर रखिए। अगर वो अजीज से मिलती है तो ये आपकी कमजोरी है, उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपकी बहू है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आपको जो करना है खुद कीजिए।
पता नहीं सर, अजीज कहाँ है? उन्नति की शादी के बाद वो पागल सा हो गया था। एक दिन अचानक घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब वो लड़की की वजह से ही हुआ है। उसी की वजह से मेरा जवान बेटा बर्बाद हो गया साहब, बर्बाद हो गया। उन्नति के कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? अभी तक अगर वो अजीज के कांटेक्ट में है तो अजीज का लोकेशन हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सर मैं तुरंत कॉल रिकॉर्ड से करवाता हूँ। पुलिस के लिए केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्नति सच कह रही है या फिर ड्रामा कर रही है। उन्होंने उन्नति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उसके अजीज के साथ संपर्क में होने का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिला। इधर उन्नति के ससुराल वालों ने उन्नति के खिलाफ दर्ज किया हुआ केस वापस ले लिया। ऐसा लग रहा था कि यह तहकीकात अब एक डेड एंड पर पहुंच चुकी है, पर 1 महीने के बाद फिर से इस केस को एक नई दिशा मिली। कुछ नहीं हुआ बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी मम्मा। सर आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था ना, अब आप जाके देखिए क्या हो गया। मेघा दीदी की हालत बहुत बुरी है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। वो प्रेग्नेंट भी है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना उसके जिम्मेदार आप भी होंगे सर। चलो मेघा कहाँ है? सर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हमें आप लोगों से बात करनी है। सर अभी आप रुक नहीं सकते क्या? आप देख रहे हैं मेरी बीवी की हालत कितनी खराब है। मेघा के साथ इत्तेफाक में इत्तेफाक हो रहे हैं। वो इत्तेफाक क्यों हो रहे हैं ये जानना है हमें, इसलिए बात करनी, वो भी अभी। आप लोग हमें बेवकूफ समझने की गलती भी मत करना। ऐसी बात नहीं है सर। तो क्या बात है? आप लोग हमारे आने से इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो बस इतना ही जानना है कि मेघा के साथ ये बार बार क्या हो रहा है। देखिए अब वो खतरे से बाहर है। बच्चा कैसा है डॉक्टर साहब? बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी इस कंडीशन में मैं उन्हें यहाँ से जाने की एडवाइस नहीं करूँगा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? या सर। सर आप नहीं, मेघा किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो। सर मैं किसी से क्यों डरूंगी? फिर से वो मास्क वाला ही चोर था जिसने मुझ पे हमला किया। फिर से मास्क वाला चोर? इस बार उसका चेहरा देखा था तुम? सर उसने मास्क पहना हुआ था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कद काटी कैसे? मुझसे कुछ इतना लंबा होगा। चोर ने जब आप पर अटैक किया था, सामने से अटैक किया था या पीछे से? सर उसने पीछे से हमला किया था। और हमला उसने पीछे से किया था तो तुम्हें कैसे पता कि उसने मास्क पहना हुआ है? कि सर जब मैं जमीन पे गिरी थी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पे मास्क है। हाइट कितनी बताई थी उसकी? मुझसे कुछ इतना लंबा। मेघा इतना लंबा था या इतना लंबा था वो? किसे बचा रही हो तुम? सच सच बताओ, तुम्हारी हालत किसने की? वो मास्क वाला आदमी सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों करता है? बताओ, किससे डर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी सर, सर ये इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, प्लीज। सब ठीक हो जाए। सर आपको क्या लगता है, मेघा पर सच में ही अटैक हुआ है या झूठ बोल रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो झूठ बोल रही है तो वो झूठ बोलकर किसे बचा रही है? वो भी ऐसे शख्स को जिसने उसकी ये हालत कर दी। सर ऐसा तो नहीं कि मेघा भी उन पतिव्रता औरतों में से है जो पति के सारे जुर्म सह लेती है लेकिन मुंह नहीं खोलती। हो सकता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन अगर वो सच बोल रही है फिर ये मास्क वाला आदमी कौन है? सर इस मास्क के पीछे उन्नति या बाकी के परिवार में से तो कोई नहीं है। सबसे पहले अजीज जिस बिल में छुप कर बैठा है ना उसे बाहर निकालो। ये मेघा का बैकग्राउंड चेक करो। ओके सर। काफी, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। यस सर। कब बोलोगी? कब्र में पहुंच जाओगी तब? दीदी ये पति और ससुर की मर्यादा छोड़ो और जो हो रहा है वो पुलिस को बता दो सच। आप प्लीज प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। दीदी आप क्यों नहीं समझ रही? ये लोग मार देंगे आपको। उन्नति प्लीज जाओ यहाँ से। सर सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। शारदा पुलिस को कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस शारदा से मिलने उसके घर पहुंची तब वो ये देखकर दंग रह गई
कि किसी ने विष्णु और शारदा पर हमला किया था। पुलिस फौरन दोनों को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही विष्णु ने दम तोड़ दिया और शारदा की हालत उस वक्त काफी सीरियस थी। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विष्णु और शारदा पर यह जानलेवा हमला किसने किया और शारदा उन्हें क्या बताना चाहती थी। क्या शारदा उन्हें हमलावर के बारे में ही कुछ ऐसा बताना चाहती थी जो हमलावर को बेनकाब कर सकता था? और इसी सब से बचने के लिए उसने विष्णु और शारदा की जान लेने की कोशिश की। आखिर क्या था इस पूरी कहानी के पीछे का सच? हे भगवान, ये क्या हो गया? संभालो अपने आप को माँ। दीदी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं कहा डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है जो शारदा और विष्णु दोनों को ही मारना चाहता था। शारदा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई है, पर उसका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। कामड़े, शारदा के बच्चे और रागिणी, इन दोनों से पूछताछ करो और आस पड़ोस में भी पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। ओके सर। मैं आज ही सोच रही थी कि नीचे जाके भैया भाभी से मिलूं, लेकिन कुछ काम आ गया जिस वजह से मैं जा नहीं पाई। काश में चली जाती तो शायद सर मैं घर ही लौट रहा था, शॉप में थोड़ा काम ज्यादा था इसीलिए लेट हो गया। काश मैं घर जल्दी आ जाता। सर मैं मेघा के साथ हॉस्पिटल में ही रहता हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। कुछ दिन भी मैं उसके साथ ही था। पता नहीं सर ये सब क्या हो रहा है। पहले मेघा के साथ होता रहा और अब मम्मी पापा के साथ। सर उस दिन हम में से कोई भी नहीं था उनके साथ। सर मर्डर के वक्त उन्नति हॉस्पिटल के पास वाले कॉफी शॉप में थी। हो सकता है कि ये मर्डर उन्होंने किसी से करवाया हो, शायद अजीज से, क्योंकि उन्नति अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और ये बात शारदा को पता चल गई हो। पता लगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? थोड़ा दर्द हो रहा है। पता नहीं मेरे बच्चे की क्या हालत होगी। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई इंटरनल इंजरी हुई तो? सब ठीक हो जाएगा। सर अजीज के बारे में खबर है। तुम लोगों में से अजीज कौन है? कौन है अजीज? कह रहे अजीज, नशा करने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरा नशा उतार। उठा इसे, उठ, ले जाओ इसे। चल निकल, निकलो यहां से। खड़ा करो इसको, खड़ा रहे सीधा। नशा उतरा, ये और खातिरदारी करे। तूने शारदा को मारने की कोशिश की क्योंकि उन्हें तेरे और उन्नति के बारे में कुछ पता चल गया था और तभी वह विष्णु आ गया और तूने उसे भी मार दिया। चल मुंह खोल, बोल। मालूम है, पिछले कई महीनों से मैं शहर में नहीं था। कैसे ये सब कुछ करूंगा सर? वैसे भी जब से उन्नति की शादी हुई है मैं उससे मिला नहीं, हमारी कोई भी बात भी नहीं हुई। उसकी शादी के बाद से ही मैं नशे में डूब गया। आप चाहे तो अड्डे पर पूछ सकते हैं, मेरा सारा समय अड्डे पर ही कटता था। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। इस बार यकीन करते तेरा, लेकिन शहर के बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। जब इसका नशा उतर जाए छोड़ देना इसे। छोटी बहू उन्नति बड़ी बहू मेघा के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में कंप्लेन करती है। उन्नति का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए वो झूठी कंप्लेंट भी कर सकती है। बड़ी बहू मेघा डरी हुई से, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। शारदा हमें फोन करके बताती है कि उसे कुछ हमें बताना है और तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है। कामड़े, वो कौन सी कड़ी है जो हमसे छूट रही है? मुझे लगता है इन फैमिलीज के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करने पड़ेंगे। लेकिन सर उन्नति के कॉल डिटेल्स मैंने खुद चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं, बिल्कुल क्लीन है। मेघा के कॉल रिकॉर्ड देखिए। मेघा रोहन के साथ लगातार कांटेक्ट में।
रोहन विवेक के बुआ का लड़का है। सब लोग एक ही घर में रहते, उसके बावजूद इन दोनों के बीच इतनी सारी बातें, और बातें भी तब होती थी जब विवेक घर पर नहीं होता था। ये मेघा और रोहन इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? अफेयर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब इन दोनों का ही प्लान हो? शायद ये अटैक सिर्फ एक दिखावा हो, क्योंकि मेघा पर जब अटैक हुआ तब कोई भी आसपास मौजूद नहीं था। मैं शॉप पे था, भैया ने कॉल किया और मैं सीधा यहीं पर चला आया। बाकी क्या हुआ सर कुछ पता नहीं। सर मैं अपनी पत्नी शारदा के साथ अपने रूम में खाने के बाद आराम कर रहा था, नीचे से चीखने की आवाज़ आई। हाँ सर, वो बहुत तड़प रही थी, होश में थी नहीं तो कैसे कुछ बोलती, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि ये सब किसने किया। सर मैं उस वक्त घर पे नहीं थी, बट मैं 100% श्योर ये उनके पति ने किया होगा। सर शायद उन्नति ही एक्सीडेंट्स प्लान कर रही है, मैं बुरा दिखाने के लिए। सर आप बताइए, क्या मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारूंगा? अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश करूंगा? हो सकता है सर, और इन दोनों के रिश्ते की भनक सास ससुर को लग गई हो और दोनों ने मिलकर मर्डर किया है या करवाया है। आप बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ आपके लिए। बैठो। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन पर क्यों? आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इन्हें ले जाओ। मेघा के पेट में जो बच्चा है उसका बाप तू है ना? और ये बात शारदा और विष्णु को पता चल गई, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उन्हें मारने का प्लान बनाया। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम बस अच्छे दोस्त हैं, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो अपने दिल की बात कह सके। सर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा रोहन के साथ अफेयर है? मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैं अपने सास ससुर को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमें बेवकूफ समझने की गलती करना भी मत। अगर मेघा के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाए ना तो उससे पता चल जाएगा कि उसका असली बाप कौन है, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये बच्चा मेरे पति का ही है। वैसे तो आप लोग दिखाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं कि न जाने इस घर में सबके लिए सबको कितना प्यार है। अगर ऐसा ही है तो अपने दिल की बात बताने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि विवेक भैया और मामा जी उनके साथ मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे उन्हें, और ये हर दिन की कहानी है। इसलिए वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करती थी। वो सच बताने से डरती है ये बताने से कि वो लोग उनके साथ क्या क्या करते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि आप डरो मत, आप जो भी बात है पुलिस वालों को सब सच बता दो, वरना मैं बता दूं। पर वो हर बार मुझे रोकते थे। मुझे उनकी बहुत चिंता होती थी सर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर हमारा और उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्त के जैसा है और कुछ नहीं। इसका मतलब उन्नति सब सच बोल रही थी? उन्नति ने तो शुरू से ही सच कहा था। उस दिन भी घर पे चोर नहीं आया था, वो मेरे पति थे। मेरे पति ही हमेशा मुझे मारते पीटते हैं। मेरे पति ने मुझे डराया, धमकाया कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ। सर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस घर में छोटी छोटी गलतियों के लिए मैंने कितना कुछ सहा है। आगे की पूछताछ में पुलिस के सामने जो बातें निकल कर आई उससे साफ हो रहा था कि विवेक अपनी पत्नी मेघा के साथ मारपीट करता था, लेकिन कुछ बातें अब भी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। इधर पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। मर्डर वेपन पर भी सभी घर वालों की उंगलियों के निशान थे, इसलिए किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। पुलिस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि इस केस में हत्यारे का मकसद क्या हो सकता था। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। विवेक को पता चल गया तो? बस दीदी, देखिए थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हमने सही कदम उठाया। बल्कि मुझे खुशी तो इस बात की कि आखिरकार आपने सच तो बोला। हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। तुमने हमेशा मेरी हेल्प करने की कोशिश की, और मैं दीदी इट्स ओके, देर से ही पे, बट आप में हिम्मत तो आई है ना। थैंक यू सो मच उन्नति। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मेघा और रोहन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। खुद पाला है उसे मैंने उसे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, इसीलिए वो मेघा को सपोर्ट करता है। वो शारदा भाभी को भी सपोर्ट करता, लेकिन शारदा भाभी वही करती थी जो भाई उन्हें करने को कहते थे। और आपका भाई क्या करने को कहता था? विष्णु भाई शारदा भाभी को बहुत मारते पीटते थे। भाभी को किसी न किसी वजह से भाई से मार खानी पड़ती थी, और देखते देखते ये सब कुछ हद से आगे बढ़ गया। और विवेक ने भी उनसे सीखकर मेघा को भी मारना पीटना शुरू कर दिया था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बता देती तो क्या होता, क्या कर लेते आप लोग। उल्टा भाई मुझसे नाराज हो जाता। मेरे पति उनकी दुकान में काम करते हैं,
हमारी पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। मैं नहीं बता सकती थी। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा आपके भाई को? जैसी उनकी हरकतें थी, उन्हें देखकर कोई भी उन्हें मार सकता था। वो तो आप भी मार सकती है उन्हें, या आपका पति मार सकता है, या आपका बेटा भी मार सकता है उन्हें। नहीं सर, हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। सीढ़ी में सर। हेलो सब इंस्पेक्टर कामले। ओके सर, शारदा को होश आ गया है, हम उनका बयान ले सकते हैं। ये कहाँ है? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? शारदा जी, आप पर ये हमला किसने किया? मुझे नहीं पता कौन था। अटैक सामने से हुआ और आपने चेहरा नहीं देखा? मैंने देखा नहीं। शारदा जी, आपने उस दिन हमें कॉल किया था। हेलो सर, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। आप मेरे घर आ सकते हैं? आप कुछ हमें बताना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी? मुझे याद नहीं। सर, कहीं शारदा किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हो सकता है, पर किसे? हो सकता है अपने बेटों को या अपने भाई को। वैसे अंदर की एक बात पता चली है, अर्जुन ने विष्णु से 25 लाख रुपए उधार लिया था, लेकिन अब वो पैसे वापस नहीं कर पा। तो अपनी बहन पर हमला क्यों करेगा? हो सकता है शारदा ने अर्जुन को विष्णु को मारते हुए देख लिया था। अर्जुन से बात करनी चाहिए। हाँ सर, मैंने उनसे पैसे लिए थे। और पैसे लौटाने ना पड़े इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। नहीं सर, मैं भला अपने जीजा का मर्डर क्यों करूँगा, वो भी तब जब मैं उन्हें पैसे लौटाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें पैसे लौटाता उनका मर्डर हो गया सर। आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं सर, मैंने उनके लिए पैसे रखे थे। और सर, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ सर। ये तो साफ था कि किसी परिवार वाले ने ही विष्णु का कत्ल और शारदा पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा अब तक खामोश क्यों थी। क्या वो किसी अपने को बचा रही थी? पुलिस अब एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार कोई भी सस्पेक्ट घर के आसपास नहीं था। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। और अचानक पुलिस को एक नई दिशा तब मिली जब शारदा ने सच बोलने का फैसला किया। शारदा जी, आपने पहले भी हमें फोन किया था, सच बताइए उस दिन आप हमें क्या बताने वाली थी, और ये हमला आप पर किसने किया? मैं उस दिन आप लोगों को बताना चाहती थी कि उन्नति सच बोल रही है। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। अचानक मेरे बेटे आए और अपने ही बेटों के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है सर। एक माँ अपने बेटों को जेल जाते हुए कैसे देख सकती? शारदा जी, दोबारा सोचिए, क्या वो आपके बेटे ही थे? जी। आज से दुकान मैं चलाऊंगा। लेकिन विष्णु जी ने तो आपको हटा दिया था, और अब दुकान दीप भाई चलाएंगे। देखो, दुकान अब हम दोनों चलाएंगे, तुम अपने काम से काम रखो। दीप और विवेक, तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन हुआ क्या है सर? क्या हुआ है ये तुम लोग हमें बताओगे। लेकिन सर, हमने चलिए पुलिस स्टेशन, चलिए, लेकर आओ। चलिए चलिए भैया सर, चलिए चलिए। मेरी बात माँ ने ऐसा कहा। माँ झूठ बोल रही थी सर। माँ झूठ बोल रही है? पहले उन्नति में झूठ बोल रही थी ना। जब मर्डर हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर, मैं अपने दोस्त के साथ मीटिंग में था सर। मीटिंग में था? मीटिंग में था? तुमने पहले भी हमसे झूठ बोला है, अब की बार अगर झूठ बोला तो इतना मारूंगा कि तेरे चलने के भी वांदे हो जाएंगे। तो झूठ बोला था हमसे कि तू अपनी बीवी को नहीं मारता, कोई मास्क वाला आदमी नहीं था, तू ही मारता था अपनी बीवी को। सच है कि नहीं? मैं मारता था अपनी बीवी को। साहब, देखा तो था उन्हें उस दिन, अब कितने बजे देखा था ये ठीक से याद नहीं है। कामड़े, हो ना हो इन दोनों का ही काम है। विवेक को बिजनेस से निकाला गया था, इसलिए विवेक और विष्णु के बीच झगड़ा होता था।
अबे क्या ये एक नंबर का गधा है तू, दुकान नहीं चला सकता है? क्या हुआ? क्या? चल निकल, तो तेरे से जीवन में कुछ नहीं होगा। चल। अरे पापा हुआ। अरे चल निकल, मुझे दिखाओ तो क्या। अरे निकल, क्या देखेगा तू? देखा ना मैंने, चल निकल। सारी जिम्मेदारी दीप पर आई थी जो ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए विष्णु हमेशा उसे डांटता था। क्या साबित करना चाहता है तू कि विवेक की तरह गधा है? हैं? मन लगा के काम कर, लात मार के दुकान के बाहर निकाल दूंगा, समझा? लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती, अगर ऐसा सर उन्नति आई है। लेकर आओ उसे। सर आप गलत आदमी को पकड़ लाए। दीप ने कुछ नहीं किया, वो उस दिन मेरे साथ ही था। उसने किसी को बताया नहीं कि वो मुझसे मिलने आया था, क्योंकि घर वाले मेघा को लेकर मुझसे ऑलरेडी नाराज थे। पहले दिन से तुम उन लोगों पर इल्जाम लगा रही थी, अब बचाने आई हो? सर मैं किसी को भी नहीं बचा रही, मैं तब भी सच बोल रही थी और अब भी सच बोल रही हूँ। तो फिर शारदा ने अपने बेटों का नाम क्यों लिया? सर मैं वो नहीं जानती, वो शायद झूठ बोल रही है, या तो फिर किसी और को बचाना चाहती है, या तो बीमारी की वजह से उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रही है। पर मैं इतना जानती हूँ कि दीप ने कुछ नहीं किया। ए, चल दोबारा। मर्डर हुआ उस वक्त तू कहा था? उस वक्त कहा था तू? मारा मैंने? हाथ निकाल, हाथ निकाल। कहा था? कहा था? बोल। मैं उन्नति के साथ था सर। उन्नति के साथ? पहले झूठ क्यों बोला कि तू विवेक के साथ था? क्योंकि उन्नति हमारी फैमिली के खिलाफ थी सर, और पहले उसका अजीज के साथ अफेयर भी था, इसलिए कहीं वो मना ना कर दे, मुझे उस पर भरोसा नहीं था सर। वो मना कर देती तो सीधा मैं फंस जाता सर, और अगर मैं ये कहता कि भैया के साथ नहीं हूं तो पूरा शक मुझ पे जाता सर, इसलिए मैंने झूठ बोला सर। लेकिन सच कहता हूँ सर, अपने पापा को नहीं मारा सर। शारदा जी, उन्नति तो कह रही कि उस दिन दीप उसके साथ था, आपने झूठ क्यों कहा हमसे? सर आज मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे जेल में है और पति को खो चुकी, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, और मुझे नहीं पता कि उन्नति दीप को क्यों बचाना चाहती। मैं अपने बच्चों को क्यों बचाऊंगी? अगर उन्नति सच बोल रही है तो शारदा ने हमसे झूठ क्यों बोला दीप के बारे में? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा विवेक के बारे में भी झूठ बोल रही है? ऐसा भी हो सकता है। फिर हमला किसने किया? क्या वजह है कि शारदा हमसे झूठ बोल रही? वो कौन शख्स है जिसे बचाने के लिए शारदा अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गई? इस केस में आए शारदा के बयान ने इस केस को उसके ही दोनों बेटों की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उन्नति के बयान ने इस केस को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हर रास्ता पुलिस को एक अंधी गली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तक पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि इस परिवार के अंदर का ही कोई किरदार था जो उनसे झूठ बोल रहा था, और इन्हीं के बीच विष्णु का कातिल भी था। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर ये सब किया किसने था। क्या उन्नति अपने पति को बचाना चाहती थी, या फिर शारदा किसी और को बचाने के चक्कर में पुलिस को गुमराह कर रही थी? क्यों एक मां अपने ही बेटों के खिलाफ झूठी गवाही देगी? आखिर शारदा और उन्नति में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने हमेशा ही कोशिश की कि उनके बेटे अपने पिता की तरह ना बने, पर वो कभी खुलकर बोल नहीं पाई। लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि जिस नरक से वो गुजरी हैं, उसी नरक से उनकी बहुएं भी गुजर रही हैं। सर विवेक पूरा अपने पिता पर गया। दीप तो थोड़ा दब भी जाता है, वो अपने भाई और पिता के खिलाफ कभी नहीं गया। मेरी बहन शारदा टीना को लेकर हमेशा परेशान रहती थी कि वो ऐसे माहौल में पल रही है। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं टीना को गोद ले लूं, लेकिन सर मैं अपने जीजा से बहुत डरता था, इसलिए मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं अगर उनसे बात करता भी तो वो नहीं मानते। बहुत दिन हो गया, दादी ने तेरे बालों में तेल ही नहीं लगाया, आज लगाती हूँ। नहीं दादी, मुझे होमवर्क करना है, वरना पापा मुझे डांटेंगे। तू चिंता ना कर, पापा अब नहीं आएंगे। नहीं दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बच्चा, नहीं डरते बेटा? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
हमें आपकी पोती से कुछ बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग टीना से क्या बातें कर रहे हैं, वो भी अकेले। छोटी बच्ची है, डरी रहती है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं क्यों नहीं रह सकती वहां पे? क्योंकि आपके वहां रहते टीना हमें ये नहीं बताती कि आपने ही अपने पति को मार डाला, उसके बाद अपने आप को घायल कर लिया, और टीना से ये कहा था कि ये बात वो किसी से ना कहे। टीना झूठ बोल रही है। टीना बच्ची है, वो झूठ क्यों बोलेगी? मैं कह रही हूँ ना कि टीना झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोलेगी वो? मुझे नहीं पता कि टीना झूठ क्यों बोले, लेकिन झूठ बोल रही है बस। आपने टीना के सामने ही उसे मारा है। टीना थी ही नहीं, मैं उसके सामने ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। शारदा जी सच बोल रही है आप, टीना उस वक्त वहां नहीं थी, पर यह भी सच है कि आपने ही अपने पति को मारा है। मैं बताऊं क्यों? तंग आ गई थी आप उससे, इसलिए उसे मारकर आपने अपने आप को और अपनी बहू को उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। सच कह रहा हूं ना मैं? मैंने सच्चाई बताने के लिए कॉल किया था कि विवेक मेघा को मारता था। शारदा जी, आपने अपने बच्चों को क्यों फंसाया? जैसे ही मुझे होश आया तभी मैंने सोच लिया कि इसका इल्जाम मैं अपने बेटों पर लगाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं बचना चाहती थी, इसलिए कि मेरी बहू है, मेरी पोती, मेरा पोता ऐसी आबो हवा में ना जी। मैं तो अपनी पूरी उम्र ये सब सहते सहते काट ली, पर कम से कम इन लोगों तो खुली हवा में सांस ले सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान में ऐसा कोई भी मर्द पैदा हो जो अपने बाप, दादा और चाचा जैसा बने। लेकर चलो इन्हें। आखिरकार शारदा ने कबूल किया कि उसने ही अपने पति विष्णु की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे हत्या और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने विवेक को भी घरेलू हिंसा के अपराध में गिरफ्तार किया। अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1% मामले कानूनी तौर पर सामने आते हैं। जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विमेंस डे आज एक पर्व का रूप ले चुका है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा के ये आंकड़े हमारे समाज के झूठे नकाब की पोल खोलते हैं। शारदा अपने पति विष्णु से प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उसने ये स्वीकार कर लिया था कि डर और हिंसा भी प्यार का ही एक हिस्सा है। कुछ लोग प्यार में एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। हमारी आज की कहानी समाज के अलग अलग चेहरों की कहानी है, उसकी सोच की कहानी है। हालांकि ये समाज हमसे ही बनता है और ये हमारा ही सृजन है, लेकिन हमारा ही बनाया हुआ समाज हमारी सोच, हमारे जीने के तरीके को नियंत्रित करने लगता है। समाज बहुत जल्द आलोचनात्मक हो जाता है, जिस बात से हम सब डरते हैं, और कभी कभी यही डर हमसे गुनाह करवा देता है। मैडम जी, हमारा बच्चा खो गया है, हमको बड़े साहब से मिलना है। आइए। साहब जी, हमारा बच्चा खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, आप बैठिए। बच्चा नहीं मिल रहा है मतलब? पता नहीं साहब, हमारे साथ मंदिर गया था, उसके बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर गया था तो यहीं कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नहीं साहब, हर जगह ढूंढ ली, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकता क्योंकि हमारा बच्चा नेत्रहीन है, उससे कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, आप घबराइए मत, पूरी बात बताइए। आजा, देख संभाल के, सीढ़ी है,
अच्छा अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आए हैं। आजा। मैं तो भगवान को देख भी नहीं सकता। आप जाके पूजा करिए, मैं यहीं रुकता हूँ। अच्छा ठीक है, तू बदमाशी मत करना, यहीं खेल, हम अभी आते हैं। जा। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला। राजू, ए राजू, राजू। भाई साहब, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। राजू। बच्चे की कोई फोटो है आपके पास? जी साहब है। ये साहब, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मेरा एक ही सहारा है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए आप घबराइए मत, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो घर से बाहर निकल साला, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे तुमको। कौन है रे? कौन है श्रीवास्तव? काहे चिल्ला रहा है? हाँ, काहे चिल्ला रहा है? ऐसा भोले बन के पूछो जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब मेरी मुर्गी चुराए हो तुम? मार के फेंक देंगे साला, झूठा इल्जाम लगाया तू। अरे चोर दिखते हैं तुमको? चोर दिखते हैं? काट कर फेंक देंगे। सर, मंदिर के आसपास, गांव में, हाईवे पर हर जगह बच्चे को ढूंढा है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला सर। अमित, बच्चा नेत्रहीन है, आसानी से अगवा किया जा सकता है। सभी नाकों पर बच्चे की फोटो भिजवा दो, और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सब पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। काहे झगड़ा मोल लेते हैं? तो क्या करें, चूड़ियां पहन के बैठ जाएं? हरामी साला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप झगड़ा मत करो, हमें डर लगता है। डर लगता जाओ, मैं चली जाओ। अरे बिट्टू को मारने की धमकी दी है। बिट्टू हमारा कोई मुर्गी है जो मार डालेगा, काट डालेगा? साहब देखो ना क्या कर दिया। आप लोग अपने अपने घर जाइए। रात को कितने बजे हुआ है? साहब हाथ पे गड़ासा चल गया। आप कह रहे हैं कि बखत देखते क्या हो रहा था? साहब हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब, सब लूट लिया। रात को अच्छे खासे सो रहे थे, आके घड़ा से चला दिए। उसके बच्चे मर जाए, उसका खानदान चल जाए। किसकी बात कर रही हो? साहब पूरा गांव जानता है कि किसने किया है। वही है मातो। एक बार मेरा जख्म सूख जाए ना साहब, उसका दोनों हाथ लगा के तो नाम बदल देना मेरा। सर, इनके और इनके पड़ोसी मातो की पुरानी दुश्मनी है, पहले भी आपस में कई बार लड़ चुके हैं। देखो, हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच संयम रखो, वरना हाथ तो गया है, खुद भी जेल में जाओगे। मातो, मातो, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? तलाशी लो इसके घर की। ओके सर, तुम लोग घर में जाओ। साहब क्या हुआ साहब?
देखिए कल जब रामजी भाई पे हमला हुआ उसमें हमारा कोनो हाथ नहीं है। कल तो गालियां देके बात कर रही थी, आज रामजी भाई हो गया। साहब वो कल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया था, पड़ोसी में हो जाता ना साहब कभी कभी। पड़ोसी एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी नहीं करते। साहब देखिए ये सच कह रहे हैं, कल रात को जब हमने चीख सुनी तो हम बाहर देखने गए और देखा कि रामजी भाई का हाथ कट गया था और खून बह रहा था। साहब तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? नहीं साहब, वो थोड़ा गुस्से में बोल गए थे हम। सर ये देखिए, घर के पीछे रखा हुआ था। अरे साहब एक कुल्हाड़ी से हाथ तो का छोटा डाली तक नहीं कटेगा, इसीलिए तो पिछवाड़े में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। वो हम देख लेंगे, इसको जांच के लिए भेजो। ओके सर। सर आस पड़ोस में सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन शक किसी पर भी नहीं जा रहा है। और इस मातो पे? सर मातो और श्रीवास्तव में छोटी मोटी झड़प होती रहती है, लेकिन इससे पहले एक दूसरे की जान लेने की बात तो कभी नहीं हुई। या तो हो सकता है कि इस बार पानी सर से ऊपर चला गया हो और मातो ने बदला लेने की सोची हो। काट कर फेंक देंगे। उस मातो पे नजर रखो। ओके सर। मातो के घर से जो कुल्हाड़ी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कुल्हाड़ी पे तो कोई खून के निशान नहीं है। या तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कटा हुआ हाथ गया कहाँ? जैसे श्रीवास्तव को मार लगी होगी वो चीखा होगा, उसके चीखने के बाद इतना वक्त देकर उसके कटे हुए हाथ को उठाने का रिस्क लेगा कौन? एक कटा हुआ हाथ लेकर के जाना थोड़ी अजीब सी बात। आसपास का पूरा इलाका छान मारो, मुजरिम ने हो सकता है कि वो हाथ कहीं ना कहीं तो फेंका होगा। ये कटा हुआ हाथ ही हमें उस वार करने वाले तक पहुंचा सकता है। ओके सर। साहब मेरे बच्चे को कुछ पता चला? देखिए ढूंढ रहे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप सब तो यहाँ बैठे हो, फिर उसे कौन ढूंढ रहे हैं? देखिए आपके बच्चे की तलाश जारी है, आसपास के इलाकों से लेकर पुलिस स्टेशन से अस्पताल तक हर जगह खोज रहे हैं हम उसे। अस्पताल? सब ठीक तो है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ? देखिए आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप घर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे। साहब क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख एक माँ का होता है जब उसका बच्चा उससे बिछड़ जाता है, और यहाँ सुभद्रा सिर्फ एक माँ नहीं है बल्कि एक नेत्रहीन बच्चे की माँ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ? वो देख नहीं सकता था, इस वजह से उसे पता था कि वो बिना किसी सहारे के कितनी दूर तक जा सकता है। तो क्या वो अपने बचपने में खिलवाड़ में कहीं भटक गया था, या फिर वो सही में किसी मुसीबत में फंस गया था? लेकिन इस गांव से अलग उस गांव में हुए हादसे का इस हादसे से भला क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वो नेत्रहीन बच्चा कहाँ है? सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर्स थे, मैंने सबसे कड़ी पूछताछ की है। सर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी राजेश को उठाया होगा। पैसों को लेकर किए गए किडनैपिंग का केस नहीं लगता हमें। बच्चा नेत्रहीन है, हो सकता है रास्ता भटक गया या फिर कहीं दूर निकल गया, या फिर बच्चे की अपंगता से परेशान होकर उसकी मां ने उसे कहीं छोड़ दिया या उसके साथ कुछ कर दिया। अमित सर, सुभद्रा के आस पड़ोस में कड़ी पूछताछ करो। ठीक है सर। साले महतो के दोनों हाथ दोनों पैर न काटे तो कहना अंधेरे का फायदा उठा के वार किया है। क्या है बे, क्या देख रहा खड़े होके? झुक रही हो रही है यार। भागता है कि देख हाथ थमा के आए। आराम से भाई, आराम से। बिट्टू आज तुमने अपना होमवर्क किया है ना, देखना आज सर तुम्हें इनाम देंगे। वो इनाम नहीं देते, वो छड़ी से मारते रहते, और इसलिए ना गौरी को भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मार ही पड़ेगी ना। स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है, बड़ा आदमी है ना सिर्फ झगड़ा करते रहते। ऐसे नहीं कहते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बिट्टू। पापा कैसे हैं तुम्हारे? हाथ कट गया उनका। टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कितने भी अच्छे हो जाए, हाथ तो नहीं आएगा ना वापस उनका। अच्छा वो हाथ कट गया। ऐसे नहीं कहते, पापा है वो तुम्हारे। तो कितना मारते हैं वो? अच्छा वो हाथ कट गया, अब मारेंगे तो नहीं ना। मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते। चलो। रोज का बहाना है, स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी? ले चालू, लगा चालू। स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी। घूर क्या रही है?
क्या घूर रही है? चप्पल उठाऊं क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसे मारता है लड़की को? तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। अगर स्कूल नहीं गई ना, चमड़ी निकाल डालूंगा इसकी, याद रखना। रोते नहीं बेटा, पापा को गुस्सा आ जाता है ना, इसलिए। चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बहुत ही लड़ते थे साहब। पहले तो बस गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हाथापाई पे उतर आए हैं साहब। अच्छा एक बात बताइए, मातो श्रीवास्तव की मुर्गियां चुराता है क्या? ये हम कैसे बताए साहब, पर उनके घर में मांस तो पकता ही रहता है। मातो की माली हालत कैसी है? अच्छी है साहब, उसके घर में मवेशी भी है, मुर्गी, बकरी, बैल, भैंस। सुभद्रा को कब से जानती हैं आप? सुभद्रा शादी करके इस गांव में आई तब से। अपने नेत्रहीन बच्चे से परेशान तो नहीं थे ना वो? नहीं साहब, वो तो बहुत प्यार करते थे अपना बच्चा से, पर सुभद्रा है बहुत बदनसीब। बदनसीब मतलब? मतलब क्या साहब, माँ बाप मर गए, फिर नेत्रहीन बच्चा पैदा हुआ, फिर पति मर गया, अकेले संभाला नहीं जा रहा था बच्चे को। संभाला नहीं जा रहा था मतलब कि एक तो बच्चा नेत्रहीन था, ऊपर से वो बहुत चंचल था, कभी यहाँ गिरता था कभी वहाँ गिरता था। सुभद्रा तो दिन रात उसके पीछे भागा करती थी। साहब सुभद्रा हमेशा एक ही बात कहती थी, पता नहीं हमारे बच्चे को किसका नजर लगी, अब जिंदगी भर भुगतेगा। अब कल को हम नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा तो मरा हुआ ही पैदा होता। मतलब वो बच्चे से बहुत परेशान थी, है ना? हाँ साहब, कई बार हमने उसको अकेले में रोते हुए देखा है। क्या हुआ बहन, काहे रो रही हो? अरे होना का था, आज गर्म पानी गिरा दी, जरा सी चूक हो जाती तो खुद भी जलता और हमको भी जलाता। हमारे तो करम ही फूट गए, जो भी अंधा बच्चा पैदा हुआ। गौरी, कल तो स्कूल आने वाली है। आना तो पड़ेगा ना, बाबा से आज बहुत मार पड़ी है। मेरे बाबा तो मार भी नहीं सकते, उनका हाथ जो कटा। अगर तेरे पापा का हाथ कट जाए तो गांव में सब लोग डर जाएंगे। कल मैं घर से तो निकलूंगी, लेकिन स्कूल नहीं आऊंगी, देख लेना। अरे ये देख, क्या हुआ? ये देखो। तुम अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। परेशानी काहे की? शादी के 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था। तुमने बताया कि तुम उसे मंदिर लेकर गई थी जी, और तुमने ये भी बताया कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जी नहीं। तो फिर जिस दिन वो गायब हुआ, उस दिन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? समय खराब था साहब, मुझे क्या पता था कि... समय खराब था या ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी कि वो कहीं चला जाएगा? क्या मतलब? पूछताछ से हमें ये पता चला कि तुम अपने बच्चे से परेशान थी। अगर वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता तो तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाती ना। उसके मेरी जिंदगी में ना रहने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन अगर मेरा बेटा आप लोगों ने वापस नहीं किया तो मैं यहीं पे पुलिस स्टेशन में अपनी जान दे दूंगी। अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ। स्कूल का अरगोना चेक करो, देखो कहीं कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। सर कुछ दिनों पहले श्रीवास्तव जी का हाथ किसी ने काटा था, कहीं ये नहीं, ये वो बात नहीं है। पुराने कटे हुए हाथ पे चमड़ी सूख के हड्डी से गल जाती है, जबकि इस पे अभी भी खून के ट्रेसेस मौजूद हैं। और दूसरा ये देखने से लग रहा है किसी छोटे बच्चे का हाथ। आपके स्कूल में कोई वारदात हुई है? नहीं सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। यादव, इस हाथ को फॉरेंसिक के लिए भेजो, जरा पता करो आसपास में कहीं कोई बच्चा मिसिंग हुआ है क्या, या कोई एक्सीडेंट हुआ है। सारे हॉस्पिटल्स चेक करो, हमें ये पता लगाना होगा कि ये हाथ किसका है और यहाँ कैसे है। ओके सर, मेरे ख्याल से हमें स्कूल बंद कर देना चाहिए। सर ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स तो उनको लेके भी चले गए, और मुझे भी अब नहीं लगता कि कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। स्कूल में साफ सफाई कौन करता है? नंकू करता है सर, लेकिन वो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। जाओ तो। जी सर, पूरा स्कूल छान मारा पर कहीं कुछ नहीं मिला। यादव, इस ननकू को बोलो और टीचर से पूछताछ करो कहीं 2 बच्चों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई। ओके सर। साहब, ये ननकू। नमस्ते साहब। कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल के पास में कोई संदिग्ध बात नजर आई क्या पिछले 1-2 दिन में? या वहाँ कोई बच्चा घूम रहा हो जिसको तुमने देखा हो? नहीं साहब, स्कूल में तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ साहब, लेकिन एक छोटा बच्चा देखा, शायद खो गया था, जैसे रास्ता ढूंढ रहा हो। कहाँ देखा? सब जंगल के बाजू से जो हाईवे का रोड जाता है ना, वहीं पे। सब मैं वहाँ पे जाता हूँ चाय पीने के लिए।
और क्या देखा तुमने? उसके बाद फिर हम सर जा रहे थे तो देखा कि बच्चा वहाँ पे था नहीं। यादव, इसका स्टेटमेंट लो और बच्चे का स्केच बनाओ। ओके सर, चलिए। देखिए, आपके बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि काटा हुआ हाथ किसी मरे हुए आदमी का नहीं है, बल्कि किसी जिंदा आदमी का है। हाथ किसी 8-10 साल के बच्चे का है। यादव, हो सकता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा हो। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। बच्चे का गायब होना, परिवारों की लड़ाई, किसी एक के हाथ का कटना और किसी दूसरे हाथ का बरामद होना, वो भी एक ऐसे इंसान का जो शायद जिंदा था। पुलिस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता। क्या वाकई इसारी गांव से गायब हुए बच्चे का सालेमपुर गांव में हो रही घटनाओं से कोई वास्ता था? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन हो सकता था जो एक साथ कई वारदातों को अंजाम दे रहा था और उसी सफाई से पुलिस की आंखों में धूल भी झोंक रहा था? उसकी पहचान के लिए पुलिस ने अपनी तहकीकात की रफ्तार तेज कर दी। सर, 5 दिन पहले इसारी पुलिस स्टेशन में एक 10 साल के नेत्रहीन बच्चे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि जो हाथ हमें मिला था वो भी किसी 8 से 10 साल के बच्चे का ही है। इसारी तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अगर उतनी दूर से कोई नेत्रहीन बच्चा यहाँ तक आता है तो किसी न किसी के तो साथ आया हो। तुरंत इसारी पुलिस स्टेशन में संपर्क करो। ओके सर। आज स्कूल में कोई नहीं आएगा, बस हम 3 लोग ही रहेंगे। मेरी मम्मी तो कह रही है कि आज स्कूल में सब लोग आएंगे। मेरे पापा तो जब देखो मुझे घर से भगाने के लिए डांटते रहते हैं। मेरे बाबू ने भी मुझे आज बहुत डांटा, हमको स्कूल नहीं जाना। तो नहीं जाते हैं ना? अगर घर में डांट पड़ी तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन मेरी मम्मी तो स्कूल में ही रहेगी ना। अरे कह देंगे कि पेट पे दर्द हो रहा था इसलिए। लेकिन स्कूल जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? स्कूल के पीछे जहाँ हम लोग खेलने जाते हैं। सिर्फ 9 स्टूडेंट आए। मेरा बेटा बिट्टू और गौरी वो भी रास्ते में ही हैं, बस आते ही होंगे। और बाकी सब लोगों के घर जाके मैंने समझाया, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। डर तो लगेगा ना मैडम, और यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा तो था नहीं, और पता नहीं वो हाथ कौन से बच्चे का था। ये भी हो सकता है कि वो जो कटा हुआ हाथ था वो उसी नेत्रहीन बच्चे का है जो इसारी गांव से लापता हुआ और उसकी माँ भावनात्मक होने की वजह से उसकी पहचान नहीं कर पाई। जी हाँ सर, और ननकू के दिए विवरण पर जो स्केच बनवाया है वो उसी बच्चे का है। वो भी नेत्रहीन था, लेकिन उसकी माँ ये सब मानने को तैयार नहीं है। सर, हाईवे से जो रास्ता जंगल की तरफ जाता है, हमने वहां पर अच्छी तरीके से छानबीन की है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर सवाल ये उठता है कि राजेश कहाँ है? कौन सा खेल खेले? छुपन छुपाई। हाँ, चल चल चल। यादव, घसीटने के निशान नहीं है। इसका मतलब बच्चे की लाश को कहीं से लाकर यहाँ फेंका गया हो। इस बच्चे की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग है, खासकर हाथ। मतलब जो हाथ स्कूल में मिला था वो इसका हो सकता है। फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, ये देखिए, लगता है बच्चे को इसी से बांध के रखा गया होगा। ये दोनों चीजें फॉरेंसिक में भेजो। ओके सर। बाकी के बॉडी पार्ट्स पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वेरीफाई करो कि वो जो हाथ हमें मिला था वो इसी बच्चे का है या नहीं। ओके सर। यादव, एक नेत्रहीन बच्चे को मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है? कोई जमीन वमीन का चक्कर? नहीं सर, जमीन का तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गरीब है। ये सारी पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि इस बच्चे गायब होने में कहीं इसकी माँ का तो हाथ नहीं है। सुभद्रा? लेकिन वो ऐसा क्यों करे? सर, उनका कहना है कि सुभद्रा अपने बच्चे का बोझ नहीं उठा पा रही थी। बच्चे के नेत्रहीन होने से 24 घंटों ख्याल रखती थी, और सर ऊपर से गाँव में से कोई भी इस बच्चे को नाम से नहीं बुलाता था। सब के सब अंधा ही कह के बुलाते थे। यादव, लोग जुर्म होने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हो सकता है मुजरिम कोई और हो, मोटिव कुछ और हो। ये जमीन किसकी है? सर, श्रीवास्तव के दामाद की। श्रीवास्तव? वही जिसका हाथ कट गया था? हाँ सर, उसके दामाद राधे की। राधे? आखिर हमारी क्या गलती है सर? हमारा क्या लेना देना इन सबसे? यही तो हम जानना चाहते हैं राधे सर। जहाँ से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन वो तो बंजर है। तुम जाते हो वहाँ? नहीं। नहीं? कभी कभी जाते हैं सर। जब वो जमीन बंजर है तो वहाँ कभी कभी क्या करने जाते हो? सर, मतलब वो जमीन हमारी है। कोई 4 तार लगा के वहाँ पे कब्जा कर लिया तो
और सर आपको पता है ना कि यहाँ पे लोग कैसे जमीनों पे कब्जा करते हैं। जहां से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी, जिस स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला उस स्कूल में तुम पढ़ाते हो, तुम्हारे ससुर का हाथ काट दिया गया। इस सारे हादसों में तुम्हारा नाम कॉमन आता है। ये कनेक्शन क्या है, समझाओगे जरा? सर हमारा कोई हाथ नहीं है इन सब में, आप हमारा यकीन कीजिए सर। अगर यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो सच बोलो। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको यहीं रखो। ओके सर हमने कुछ नहीं किया सर हमारा यकीन कीजिए सर। साहब इन सब में इनका हाथ नहीं हो सकता है, ये तो हिंसा से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। टीवी पे भी जो कोई मार धाड़ की फिल्म आती है तो वो चैनल चेंज कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह आपके पिताजी का हाथ काटा गया उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? साहब घर में सो रहे थे, अचानक से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। देखा तो जुम्मन भाई थे, उन्होंने बताया कि पापा का किसी ने हाथ काट दिया। 16 तारीख को आपके पति कहाँ थे? दोपहर में 2 बजे के आसपास। साहब 16 तारीख को स्कूल में ही होंगे, सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 4 बजे घर वापस आ जाते हैं। मैं किसी और की जमानत नहीं ले सकता साहब। आदमी होता क्या है और निकल के आ जाता है क्या मालूम। साहब अपनी बच्ची सुनीता तो ठीक है, लेकिन उस राधे का क्या बताऊं मैं आपको। क्या बताना चाहते हैं आप? साहब रामजी भाई तो राधे को कभी पसंद ही नहीं करते थे, उन्होंने राधे को कभी दामाद का दर्जा ही नहीं दिया। बिट्टू के जन्मदिन पर तो राधे की इतनी बेइज्जती की कि राधे रो ही पड़ा। अरे बिट्टू कितना सुंदर केक है। देखो दीदी मेरे नए कपड़े पापा ने दिलाए। अरे वाह, मेरा भाई राजकुमार लग रहा है। भैया पानी तो खत्म। पानी खत्म? रुक मैं ले गया। यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे चोरों की तरह? कुछ नहीं बाबूजी। पीछे हाथ में क्या छिपा रहे हैं? कुछ नहीं है। दिखाइए हमको क्या लिए। कह रहे हैं ना, दिखा। कुछ नहीं बाबूजी। दिखा दो। पैसा चुराए हो? नहीं बाबूजी। बाबूजी हमारी बेइज्जती हो जाएगी बाबूजी। ये देखिए, खड़े हो जाओ चुपचाप। अध्यापक हैं, हमारी पैंट से पैसे चुरा रहे थे। अरे गलती हो गई हमसे जो अपनी बिटिया का ब्याह कर दिए तुमसे, चोर साला। पापा रहने दीजिए ना, तमाशा मत बनाइए। रहने दें। देखो बिटिया, जब बच्चे स्कूल में गलती करते हैं ना तो ये उनको मुर्गा बना देते हैं। बिट्टू बता रहा था, तो अब ये भी वही बनेगा, मुर्गा। नहीं तो पुलिस में लेके जाएंगे हम। बन मुर्गा। सर हाँ सर, वो पैसे हम नहीं चुराए थे क्योंकि हमको पैसों की बहुत जरूरत थी। बाबूजी से मांगते तो देते जरूर, लेकिन इतनी बातें सुना के देते कि बहुत बेइज्जती महसूस होती। इसलिए तूने पैसे चुराने की कोशिश की और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसका हाथ काट दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप! ये बता बच्चे को क्यों मारा? सर हम किसी बच्चे को नहीं मारे। इसकी क्लास लगा दे रहे हो जब तक ये सच नहीं उगलता। सर हमारी बात मानिए सर। एक आदमी पकड़ा गया, उसने मेरे बेटे का खून कबूला किया। देखिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, अगर उसने जुर्म किया होगा तो वो कबूल भी लेगा। तो ठीक है, जब तक मेरे बेटे का कातिल नहीं मिल जाता मैं यही रहूंगी, यही पुलिस स्टेशन के सामने अनशन पर बैठूंगी। और मेरे बेटे को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना पानी का एक बूंद पीऊंगी। सर, राधे के बारे में पूछताछ करने पर एक अजीब सी बात सामने आई है। 5 साल पहले उस पर एक स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने की कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जो बाद में उस बच्चे के माँ बाप ने वापस ले ली थी। नेत्रहीन राजेश की बॉडी स्कूल टीचर राधे की जमीन से बरामद हुई थी, इसलिए वो इस केस का सबसे पहला संदिग्ध बना। पुलिस उससे हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई राधे का इस केस से कोई ताल्लुक था? क्या उसी ने राजेश की हत्या और श्रीवास्तव का हाथ काटा था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस राधे से जानना चाहती थी। हमने कुछ नहीं किया सर, हमको कुछ नहीं मालूम। तेरे घर से जो कुल्हाड़ी मिली है ना, उसमें तेरे ससुर के खून के निशान।
सीधा सीधा सच बोल दे, वरना इतना मारूंगा ना कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा तू। बताते हैं सर, सब कुछ सच सच बताते हैं। हमने ही अब बाबूजी पे हमला किया था। बाबूजी ने इतनी बेइज्जती करी थी हमारी कि हम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाए। लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे हम अपनी बेइज्जती का बदला लें। मेरे लिए मेरे पति की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन जब बाबूजी और महतो में लड़ाई हुई तो हमको मौका मिल गया साहब। हमने सुना था कि कटे हुए हाथ को अगर तुरंत जोड़ा जाए तो डॉक्टर उसको जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने वो हाथ वहां से उठा लिया। और बच्चे को क्यों मारा तू? साहब हमने किसी बच्चे को नहीं मारा, हम तो उस बच्चे को जानते भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने ससुर का हाथ काटा था बस, बाकी हम किसी बच्चे को नहीं मारे साहब हमारी बिटिया कहीं खो गई है। हम बहुत खोजे लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। बैठिए आप लोग। आखिरी बार आपने अपने बच्चे को कहाँ देखा था? वो खेलने जा रही थी साहब, और फिर हम पासी में दूध लेने चले गए। माँ, मैं राजा और बेटे के साथ खेलने जाऊं? खेलने जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। जल्दी आना बेटा। हम लौटे तो वो घर ना ही लौटी थी। जब 2 ही घंटा होगा तो हमको बहुत चिंता होने लगी। हम बिट्टू के घर गए तो पता गिरा कि वो लौट आया है, और अगली बच्ची नहीं लौटी थी साहब। हमें गौरी जाने कहाँ चली गई। गौरी मेरे घर आई थी, फिर हम लोग राजू के घर गए, वहां से निकले तो खेलने गए, लेकिन थोड़ी देर में हम बोर हो गए थे। तो बोर हो गए, चलो उस तरफ चलते, खंडर की तरफ। पागल हो गई है क्या? माँ ने मना किया ज्यादा दूर जाके खेलने को। हम तो घर आ गए, फिर हमें नहीं मालूम गौरी घर गई या फिर खंडर। अंकल यही बस। अंकल यही हम लोग खेल रहे थे, फिर मैं घर चला गया। बेटा खंडर कहाँ है? उस तरफ। आप इसे ले जाइए। सर खंडर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। अगर गौरी उधर गई होगी तो उसी रास्ते से गई होगी। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुप्ता उठो हाथ से। गुप्ता हाथ से। ये तो अपने गौरी का है, ये तो अपने गौरी का है। किसी भी हादसे का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बन पा रहा था। श्रीवास्तव के हाथ का कटना, मुर्गियों की चोरी, राजू का गायब होना और फिर उसकी लाश का मिलना, और स्कूल में एक कटे हुए हाथ का मिलना, और अब गौरी का गुम हो जाना। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि इन सब में कोई ना कोई संबंध जरूर है, और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस सब के पीछे किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का हाथ है। यादव 17 तारीख को राजेश के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई गई सारी पुलिस स्टेशन, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 20 तारीख को राजेश की मौत, और 20 तारीख को ही श्रीवास्तव का हाथ भी कटा, और 21 तारीख को हमें स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला था। राजेश की डेड बॉडी हमें जिस हालत में मिली उसकी बॉडी के कई हिस्से काट लिए गए, लेकिन हमें मिला सिर्फ हाथ। और 26 तारीख को गौरी मिसिंग हुई। तो मुझे ये बताओ कि श्रीवास्तव की मुर्गियां किस दिन गायब? सर 20 सितंबर को मातो और श्रीवास्तव के बीच में झगड़ा हुआ था मुर्गी गायब होने को लेकर, और श्रीवास्तव का कहना है कि 1 हफ्ते पहले भी उसकी मुर्गी चोरी हुई। और 24 सितंबर को श्रीवास्तव और मनोज के बीच लड़ाई हुई। श्रीवास्तव का यह कहना था कि उसकी बकरियां चोरी हुई। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इनका कनेक्शन क्या हो सकता है आपस में? यादव, सितंबर की शुरुआत से ही गांव में ऐसे हादसे होने लगे। अब हमें यह पता करना है कि ऐसा अचानक क्या बदलाव आया गांव में जिसकी वजह से ऐसी चीजें होने लगी। गांव में होने वाली हर एक्टिविटी पे नजर रखो, और खास करके उस स्कूल के आसपास। हमारे पास टाइम बहुत कम है।
अगर गौरी जिंदा है तो उसकी जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द गौरी तक पहुंचना होगा। यस सर। अचानक से सालेमपुर गांव में हादसों पर हादसे होने लगे थे। पुलिस गौरी की तलाश कर रही थी। आखिर कहां थी गौरी, किसके पास थी और किस हाल में थी, जिंदा भी थी या नहीं। पुलिस ने किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। पुलिस गांव में सब पर नजर रख रही थी और इसी बीच पुलिस को गौरी की लाश मिली। एक तरफ राजेश की मां सुभद्रा खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठी थी, इस धमकी के साथ कि जब तक उसके बेटे के कातिल का पता नहीं लग जाता वो इसी तरह अपना विरोध करती रहेगी। दूसरी तरफ गांव वालों का पुलिस के प्रति रोष बढ़ रहा था और उन्होंने चौकी का घेराव कर लिया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय। क्या हो रहा है सब? देखिए, हमारे गांव में बहुत दहशत फैली हुई है। हम उनको बताएंगे क्या हो रहा है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं अपने गांव में। क्या हुआ साहब? हम भी वही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। हमारे गांव में पहले मवेशी गायब हो रहे थे, अब छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम में से ही कोई एक कर रहा है और हो सकता है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ यहाँ नारे लगाने भी आया हो। इसलिए अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो ना तो चुपचाप पुलिस का साथ दो और अपने आसपास नजर रखो। चलो अब जाओ। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको कार्रवाई चाहिए। एक बार बोला ना जाइए। बाहर निकालो इनको। चलो चलो निकलो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने क्या किया है? शालिनी जी, जब से आप इस गांव में आई हैं जानवरों की चोरी और भी कई हादसे बढ़ गए। इससे पहले सब कुछ ठीक था। आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं मुर्गी क्यों चुराऊंगी? अच्छा ये बताइए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। स्कूल में राधे सर और शालिनी मिस को छोड़कर सब नॉन वेजिटेरियन है। उन दोनों को कभी मीट खाते हुए देखा नहीं सर स्कूल में। स्कूल में कभी आप नॉन वेजिटेरियन खाना लेके गई नहीं? मुझे स्कूल में नॉनवेज खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी नॉनवेज नहीं लेके गई। अक्सर मांस खरीदने वाले मांस कटवा के धुलवा के खरीदते हैं, लेकिन आप हमेशा जिंदा मुर्गियां खरीदते हैं। काटता कौन है? मैं काटती हूँ। अच्छा, आप सिर्फ मुर्गियां और मवेशियां काटती हैं या जिंदा इंसान भी काटती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जिंदा इंसान काटूंगी? गुप्ता सर, हमने आपके घर पे नजर रखी थी। ये हड्डियां आपने अपने घर के बाहर डाल के दबा दी थी। उन हड्डियों को जब हमने टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि इसमें कुछ इंसानी हड्डियां भी हैं, बच्चे की उंगलियों की हड्डियां। अब सीधा सीधा सच बताओगी या अपना तरीका अपना है? मुझे पता ही नहीं लगा कि कब उसे खून और मांस अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि दीपू को नॉनवेज पसंद है, जबकि मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ। फिर भी मैं उसके लिए मार्केट से नॉनवेज डिशेस लाती थी, पर उसने नहीं खाया। जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि दीपू को मांस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे मांस कटाते हुए देखना अच्छा लगता है। फिर अचानक एक दिन मैं घर आई और मैंने देखा कि दीपू एक मुर्गी को पकड़े हुए है और उसे बड़ी बेरहमी से काट रहा है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है। मैंने बहुत डांटा दीपू को, बहुत गुस्सा किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। मुझे लगा मुझे अगर अपने बच्चे को बचाना है तो उसके इस अजीब शौक के लिए उसे जानवर देना ही पड़ेगा। मैं हर रोज़ उसके लिए कसाई की दुकान से एक जिंदा मुर्गी लाती। फिर उस दिन मैंने स्कूल में वो कटा हुआ हाथ देखा तो मैं समझ गई कि ये दीपू ने किया। और मैंने दीपू से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने एक छोटे से बच्चे के हाथ में खरोंच से खून निकलता हुआ देखा और वो उसके पीछे चला गया। उसने उसको मार दिया। फिर मैंने उस बच्चे को जंगल में ही काट दिया। सर, एक दिन मैं स्कूल गई हुई थी, पीछे से बिट्टू और गौरी आए खेलने के लिए, बुलाने के लिए दीपू को घर आए, पर दीपू ने मना कर दिया। उसके बाद गौरी को अकेला देखकर दीपू ने गौरी का पीछा किया और उसे भी मार दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। अगर मैं उसकी जरूरत पूरी नहीं करूंगी तो वो अपनी जरूरत के लिए कुछ भी करेगा और फिर लोग उसे पागल, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और कोई नहीं समझता कि वो बीमार है
और वो पकड़ा जाता। आप तो एक शिक्षिका है ना, दूसरों को ज्ञान देती हैं, उसके बावजूद ये मानसिकता। अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में आपने दूसरों के मासूम बच्चों को जान से मार दी और एक तरह से अपने बच्चे को अनाथ कर दिया। माँ हमेशा ही अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है, ये उसकी ममता का स्वभाव है। शालिनी ने भी जो कुछ किया वो अपने बच्चे के लिए ही किया, वरना शायद उसके बच्चे को पागल घोषित कर दिया जाता। अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को छुपाने के लिए उसने दीपू के अपराधों को छुपाने की पूरी कोशिश की। अगर सच में शालिनी अपने बच्चे का भला चाहती थी तो उसे उसका इलाज करवाना चाहिए था। क्या इस गलत सोच की जिम्मेदार सिर्फ वो माँ शालिनी है या फिर हम सब भी हैं? क्या हमारा ये समाज बड़े आराम से शालिनी के बच्चे की बीमारी को स्वीकार कर लेता? उन दोनों बच्चों के लिए जितनी शालिनी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार है हमारा ये समाज, जिसके डर की वजह से उसने ये गलत कदम उठाया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।